हेलो एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आगे। अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के रीज़न देखे थे पिछले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, उसकी भी कोई हालत बहुत ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं। हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वर वेल नोन, वह वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस थे। हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता था हैंडीक्राफ्ट, और इसको ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, मतलब पूरी तरह से वो इंडस्ट्रीज ख़त्म करी। चलें, यहाँ पर अपन देखेंगे ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, लेकिन कुछ इंडियन इंडस्ट्री कुछ स्पेशल सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते थे जिनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, और इंडिया जो है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जाना जाता था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर की तरह बहुत ज़्यादा साउंड इंडस्ट्रियल बेस तो हमारा नहीं बना ब्रिटिश रूल के दौरान। पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये आपको इन पॉइंट से समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ का ख़त्म होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे शुरू हुआ? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस आने के लिए अलाउड भी नहीं था। तो जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश रूल का बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो टू फोल्ड स्ट्रैटेजीज का था। सबसे पहला इसमें क्या था कि भाई उनको रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया से, तो टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, और इस रॉ मटेरियल को वो कहाँ ले जाके यूज़ करते थे? अपनी ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज में। ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका टू फोल्ड मोटिव्स में इनका दूसरा मोटिव क्या था? कि ये जो फिनिश प्रोडक्ट बनाए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ने, उनको वो यहाँ पर हायर प्राइसेस में, मतलब इंडिया में लाकर हायर प्राइसेस में बेचेंगे। सो दैट वाज द टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टमेटिकली क्या नाम से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। कोई मॉडर्न इंडिया इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बनने दिया यहाँ पे। तो सबसे पहला मोटिव इनका क्या था? पहला कि इनको रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था इंडिया को। यहाँ से वो रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे लेकर जाते थे अपनी मॉडर्न ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए। और दूसरा मोटिव क्या बन रहा है कि वहाँ पर बनाए हुए फिनिश प्रोडक्ट्स को वो इंडिया के मार्केट में लाकर बेचते थे एट हायर प्राइसेस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट in industrial sector, that is deindustrialization. Second point is adverse effect of decline of handicraft industry. अब जब handicraft industries decline होने लगी तो उसके adverse effect क्या हुए? पहला इफेक्ट क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। भाई इन लोग के पास पहले काम था, लेकिन अब जब उनके क्या नाम से हैंडक्राफ्टेड मटेरियल्स को कोई देख नहीं रहा है, प्रोडक्ट्स को कोई देख नहीं रहा है, तो उनके पास में काम नहीं बचा, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और दूसरा, हम फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन गए। ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखें इसको, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मास स्केल में बढ़ा, और इसकी वजह से आर्टिसंस को एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा, तो एग्रीकल्चर पर और ज़्यादा प्रेशर आ गया। ठीक है, दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस, और एग्रीकल्चर में भी ओवर क्राउडिंग हो गई। दूसरा क्या कह रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सो इंडियन मेड गुड्स जो थे वो फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी क्योंकि वो मशीन से बने हुए होते थे। ठीक है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक नई डिमांड आई। ओके, आज भी होता है कि हम इम्पोर्टेड गुड्स के नाम पर हमको ऐसा लगता है कि भाई ये बाहर बना है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो वही सोच पहले भी रही है। ठीक है, तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी वहाँ पे, और ये जो डिमांड थी ना, ये हमारे लोकल आर्टिसंस पूरे नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ पर वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। ओके, सो दैट वाज द
second point of industrial sector, that is adverse effect of decline of handicraft industry. Third one is lack of capital goods industry. अब capital goods क्या होते हैं? capital goods का मतलब वो goods हैं जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए आपके मशीन्स के, ये सारे के सारे गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स हैं. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स. ठीक है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन करने में जो आपको हेल्प करेंगे. ओके, तो ब्रिटिश रूल के दौरान पे बहुत मुश्किल से एक आध कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होगी टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. तो वैसे तो बहुत ज़्यादा थी नहीं. अच्छा, ब्रिटिश रूलर्स ने इसके लिए कोई ध्यान भी नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है हमेशा ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे. ओके, तो उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान, अगर हम ही खुद ही कैपिटल गुड्स बनाने लगेंगे तो फिर हमें तो किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ होने ही नहीं दिया कि भाई आप तो बस कैपिटल गुड्स के हमसे सप्लाई लेते रहो. हैवी इक्विपमेंट्स और कैपिटल गुड्स हमें वहीं से लेनी पड़ती थी ब्रिटेन से, इसी वजह से. ठीक है, तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, दिस इज द थर्ड पॉइंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. अब जब इतने हमने ये सारे पॉइंट्स देखे हैं, एग्रीकल्चर का भी देखा है, ये इंडस्ट्रीज के भी हमने अभी 3 पॉइंट्स देख लिए, अगर ये सब कुछ रहेगा तो जीडीपी में वैसे भी कंट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा. जो ग्रोथ रेट था न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी की तरफ या फिर जीवीए की तरफ, ग्रॉस वैल्यू एडेड की तरफ, वो बहुत ही कम था, ना के बराबर था एकदम. तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी एक तरह से स्टैग्नेंट ही थी, जैसे एग्रीकल्चर की पोजीशन थी. नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का जो रोल था ना, वो सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, है ना, इन्हीं तरह के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तक सीमित था, और वो इसके आगे कुछ करना भी नहीं चाहते थे. ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था. ओके, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टैग्नेशन का. ठीक है, एक लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कि बस उन्होंने अपने आप को उतने दायरे में सीमित कर रखा था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक का. ओके, सो दैट्स इट फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसमें हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं देख लेते हैं एक बार फिर से. पहला पॉइंट क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइनेशन की बात कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हुए. तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और हम फिनिश गुड्स के इम्पोर्टर बन गए. इसके बाद लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ थी नहीं और ना ही इस पर कोई ध्यान दिया गया कि ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर होनी चाहिए. इसके बाद जीडीपी की तरफ हमारा इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बहुत कम था. एंड लास्ट वन इज कि पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत ही लिमिटेड था. उन्होंने अपने आप को सिर्फ रेलवेज, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स वगैरह तक ही सीमित रखा था. उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना था नहीं. ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द next clip. Thank you.